अब अपन देखेंगे, now we will see that what is the impact of conservation of momentum in different systems. अलग अलग सिस्टम्स पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का इम्पैक्ट क्या रहता है अपन उसकी बात करेंगे। मान लेते हैं मेरे पास एक डिस्क है, ठीक है, दिस इज वन डिस्क। ये केस पे क्वेश्चन काफी आते हैं, तो इस केस को मैं डायरेक्टली आपको करके बता देता हूँ। यहाँ पर ये मेरे पास एक डिस्क है, ये रही। अब इस डिस्क के अगर देखा जाए तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन को दिख रहा I1 एंड दिस डिस्क इज रोटेटिंग विद ω1 एंगुलर वेलोसिटी। नाउ वी हैव टेकन सम अनदर डिस्क। हमारे पास सिस्टम के अंदर एक और डिस्क है, लाइक दिस। ये एक और डिस्क है मेरे पास सिस्टम के अंदर, और इस डिस्क को भी मैंने क्या किया, इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा, तो दैट इज I2 एंड इट इज रोटेटिंग विद ω2 एंगुलर वेलोसिटी। नाउ दोनों कुछ ना कुछ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही थी। रोटेट करते करते क्या देखा मैंने एकदम से ये जो बड़ी वाली डिस्क है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 था, मैंने इस डिस्क के ऊपर रोटेशन चल रहा है दोनों का, और मैंने इस डिस्क के ऊपर दूसरी वाली डिस्क को ऐसे प्लेस किया कि दोनों की जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है दैट इज कॉमन। ठीक है, दोनों रोटेट कर रहे थे, रोटेट करते 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 इस डिस्क को उठाया और इसके ऊपर रख दिया। दोनों का रोटेशन सेम है, ठीक है, इसका रोटेशन ω1 से हो रहा है, इसका रोटेशन ω2 से हो रहा है। जैसे ही इसको उठा के इसके ऊपर रख दूंगा तो अब दोनों साथ में रोटेट करने लगेंगे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। इस पूरे सिस्टम का अब एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, तो फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी I1 प्लस I2। कोई पूछे इनिशियल एंगुलर मोमेंटम यहां पर कितना, तो अपन लिखेंगे इनिशियल एंगुलर मोमेंटम will be equal to I1 ω1 plus I2 ω2। ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हो गया। एंड सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द फाइनल एंगुलर मोमेंटम। फाइनल कंडीशन मेरे पास क्या बनती दिख रही है, तो फाइनल कंडीशन मेरे पास बनती दिख रही है कि भाई दोनों एक साथ अब साथ में रिवॉल्व करने लगे सेम एंगुलर वेलोसिटी से। सो आफ्टरवर्ड्स द फाइनल एंगुलर मोमेंटम बिकम्स फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना बनता है, LF इज इक्वल टू भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा। नाउ अगर मुझे इनिशियल एंगुलर मोमेंटम पता है बट मुझे फाइनल की जो वेलोसिटी है उसके बारे में अगर कोई आइडिया नहीं है, तो वी कैन से दैट द एक्सटर्नल टॉर्क ऑन द सिस्टम इज जीरो। एक्सटर्नल टॉर्क अगर जीरो है तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम फाइनल के बराबर होना चाहिए, और अगर इनिशियल एंगुलर मोमेंटम फाइनल के बराबर हो जाए तो I1 ω1 प्लस I2 ω2 will be equal to I1 plus I2 into omega. This is a very important formula, and from this formula we can calculate the value of omega, जो कि निकल के आती है I1 ω1 plus I2 ω2 divided by I1 plus I2। डायरेक्टली इस फॉर्मूला पे बेस्ड आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिलता है। डायरेक्टली इस फॉर्मूला पे बेस्ड आपको डेरिवेशन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो क्वेश्चंस भी, न्यूमेरिकल्स भी इस फॉर्मूला पे देखे जाते हैं, डेरिवेशंस भी आपके इस फॉर्मूला पे देखे जाएंगे। तो आप इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ें, बहुत अच्छे से इसको याद रखें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। चलिए, द सेकेंड थिंग इज, अगर मान लो कि एक बॉडी रेस्ट पे थी, मान लेते हैं एक बॉडी का कोई रोटेशन नहीं था, मतलब ω2 को अपन जीरो मान लेते हैं, सिर्फ यही रोटेट करती थी। तो जब मैं एक नॉर्मल डिस्क को जो कि रोटेट नहीं कर रही है लाके इस पे प्लेस कर दूंगा जो कि रोटेट कर रही थी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो फिर भी चेंज होना ही है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर चेंज होगा तो ओमेगा चेंज होगा, ठीक है। बट उस केस के लिए अपन क्या मान लेंगे कि ω2 को जीरो मान लेंगे। अगर एक केस में ω2 जीरो मान लिया जाए, सो स्पेशल केस मेरे पास क्या बनता है, इफ ω2 इज जीरो देन द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बिकम्स I1 ω1 डिवाइडेड बाय I1 प्लस I2। ये फॉर्मूला मेरे पास तैयार हो जाता है। तो इस फॉर्मूले पे डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि इफ अ डिस्क इज रोटेटिंग विद 5 रेडियन पर सेकंड वेलोसिटी,
ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी। एंड इफ अनदर डिस्क व्हिच इज एट रेस्ट इज प्लेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर डिस्क देन फाइंड आउट द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो आपको पता चल रहा है इसके अंदर क्योंकि नेट टॉर्क एक्सटर्नल जीरो है तो अपन कह सकते हैं कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम फाइनल एंगुलर मोमेंटम के बराबर होगा। अगर फाइनल एंगुलर मोमेंटम के बराबर है तो वी कैन राइट डाउन दिस इक्वेशन, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम निकाला, फाइनल एंगुलर मोमेंटम निकाला और दोनों को बराबर करके एंगुलर फाइनल एंगुलर वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट कर ली। सिंपल सा फॉर्मूला है। फटाफट बताइए ये चीज क्लियर हुई कि नहीं। अब देखते हैं इसके अंदर नेक्स्ट इज वर्क डन ऑन ए पर्टिकुलर सिस्टम। एक सिस्टम पे वर्क डन कैसे निकाला जाएगा हम उसकी भी बात करेंगे। ठीक है, एक पार्टिकल है जो रोटेट कर रहा है, उस पर कोई टॉर्क लगाया गया और वो रोटेट किया गया। ठीक है, अब कैसे रोटेट किया ध्यान से देखो, ये रही एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट ये रहा पार्टिकल। ठीक है, मैंने इस पार्टिकल पे टेंजेंशियली ऐसे फोर्स लगाया तो ये पार्टिकल कुछ देर बाद दिखता है यहां से रोटेट करके इधर यहां पर पहुंचता है। ठीक है, दैट मीन्स ये जो फोर्स है विच इज एक्टिंग इनिशियली टेंजेंशियली, ये कुछ देर बाद यहां पर ऐसे एक्ट करने लगेगा। चलिए बिल्कुल सही बात है, देखा जाए तो ये पूरा एक सर्कल का ऐसे पार्ट होगा, ये लोग। ठीक है, इस तरीके से लाइक दिस। नाउ ऑब्वियसली दिस सर्कल विल सबटेंड सम एंगल डी थीटा एट दी सेंटर। कोई एक एंगल अपन ने यहां पर मान लिया कि डी थीटा एंगल से इस फोर्स की वजह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना आया, डी थीटा आया। ठीक है, तो फोर्स लगाया हमने टेंजेंशियली, इस फोर्स की वजह से कुछ टॉर्क जनरेट होगा, हम उस टॉर्क की वजह से वर्क डन कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, कैलकुलेटिंग वर्क डन बाय टॉर्क। ठीक है, टॉर्क की वजह से कितना वर्क डन हो रहा है, कितना वर्क हो रहा है सिस्टम पे, वो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। जब ये फोर्स लगाया तो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट आया। कैसा डिस्प्लेसमेंट आया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पार्टिकल यहां से चलता हुआ यहां तक पहुंचा। अगर डिस्प्लेसमेंट देखिए तो ये इसके बराबर ही होगा। ठीक है, अब ये आर्क कैसे निकालेंगे, तो आर्क विल बी इक्वल टू रेडियस इंटू डी थीटा। आर्क किसके बराबर हो गया, तो रेडियस इसका आर है। ठीक है, और डी थीटा एंगल को सबटेंड करता है, हम मानते हैं एंगल बहुत छोटा है। ठीक है, तो आर डी थीटा के बराबर हो गया। वर्क डन कैसे निकलता है, तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सही बात है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स भी निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी देखते हैं, ध्यान से देखो क्या हो रहा है। फोर्स को ऐसा का ऐसा, डिस्प्लेसमेंट को हम लिख सकते हैं आर डी थीटा। This will be equal to the work done F into R, force into perpendicular distance from the axis of rotation। आंसर क्या निकलेगा, F into R will be equal to tau and this will be d theta। F into R, F into perpendicular distance R, that is equal to tau and tau d theta मेरे पास क्या निकल गया यहाँ से, dw के बराबर। अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला फॉर ए टॉर्क, अगर मैंने टॉर्क लगाया गया है किसी बॉडी पे और उस टॉर्क की वजह से कितना बॉडी पे वर्क डन हो रहा है, तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टाउ डी थीटा। W is equal to integration tau d theta. This is a simple formula which is used to calculate the work done on a particular system। चलिए पावर की बात करते हैं। यहीं पे अगर मैं पावर की बात करूं तो पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। भाई किसी काम को कितनी देर में किया गया है उसी को क्या बोला जाता है, वर्क डन कहा जाता है। तो यहां से मेरे पास फॉर्मूला निकला dw इज इक्वल टू टाउ डी थीटा। दोनों को अपन दोनों तरफ dt से डिवाइड करते हैं, तो यहां से भी मैं क्या कर देता हूं, dt से डिवाइड कर देता हूं, यहां पर भी मैं dt से डिवाइड कर देता हूं। तो यहां पर मुझे क्या मिल जाएगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम या वर्क डन पर यूनिट टाइम। इसी को अपन क्या कहते हैं, तो इसी को पावर कहते हैं। बराबर किसके हो जाएगा, तो टाउ डी थीटा के हो जाएगा, लाइक दिस। यहीं से मेरे पास एक इक्वेशन बनती है, देखो डी थीटा बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को ही एंगुलर वेलोसिटी कहा जाता है। तो यहां से मेरे पास पावर का फॉर्मूला निकल के आता है टाउ ओमेगा। क्या निकल के आया, टाउ ओमेगा। ठीक है, टाउ डी थीटा मेरे पास क्या निकल के आता है, वर्क डन का फॉर्मूला फॉर ए टॉर्क। किसी टॉर्क को अगर मैंने अप्लाई किया है, यहां पर टॉर्क लग रहा है, तो उस टॉर्क की वजह से कितना वर्क हुआ, दैट इज इक्वल टू टाउ डी थीटा। ठीक है, लेकिन पावर कैसे निकाली जाती है, तो रेट ऑफ
डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, तो वर्क को अपन ने टाइम से डिवाइड किया, जैसे डिवाइड किया तो ये इक्वेशन बनी, इक्वेशन से अपन ने लिखा P इजिकल टू टाउ ओमेगा। तो ये दोनों फॉर्मूले फिर से अपन ने डेराइव किए, एक वर्क डन के लिए डेराइव किया, एक पावर के लिए डेराइव किया है। वर्क डन का जो यूनिट रहेगा दैट इज जूल, एंड जो पावर का यूनिट रहता है, जो पावर का यूनिट रहता है दैट इज वॉट। सो पावर का यूनिट क्या हो जाता है, जूल पर सेकेंड, या फिर इसी को अपन वॉट कहते हैं, जूल पर सेकेंड या फिर इसी को अपन क्या कहते हैं, वॉट। तो मेरे पास ये पर्टिकुलर आंसर निकल के आ गया। तो वर्क डन अपने पास क्लियर हो चुका है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। 28 चलिए, तो ये मेरे पास फाइनल फॉर्मूला निकल के आया, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलिए अब अपन चलते हैं आगे। वर्क डन वाला फॉर्मूला अगर सबको क्लियर हो चुका है तो फटाफट एक बार बता दो, हैंड रेज कर दो फटाफट। चलिए, नाउ लेट अस सी द इफेक्ट ऑफ कपल ऑन ए पर्टिकुलर सिस्टम। कपल का इफेक्ट क्या रहता है, ठीक है। अब ये कपल क्या होता है तो इसके बारे में देखते हैं क्या है। देखिए यहां मैं लिखूंगा कपल। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कपल, सी ये मेरे पास एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट रोटेट कर सकता है। मैंने एक पॉइंट भी दिखा दिया, इस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट ये ऑब्जेक्ट रोटेट कर सकता है, ना ये इधर मूव करेगा, ना ये इधर आएगा, ना ये ऊपर जाएगा, ना ये नीचे आएगा, ये सिर्फ इस पॉइंट के अबाउट या तो रोटेट कर सकता है। मैंने क्या किया, एक फोर्स F लगाया इधर और एक फोर्स F लगाया इधर, ठीक है। मैंने एक फोर्स F लगाया इधर और एक लगाया उस तरफ, ऐसे। दोनों में आपको क्या दिख रहा है, दो फोर्सेस लग रहे हैं, दोनों में आपको क्या दिख रहा है, टू फोर्सेस आर एक्टिंग, ठीक है। दोनों फोर्सेस कैसे हैं, सेम, बट दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन ऑपोजिट कैसे, इस एक्सिस को देखा, इस एक्सिस के इस तरफ देखा फोर्स लग रहा है नीचे, इस एक्सिस के इधर देखा फोर्स लग रहा है ऊपर। लेकिन अगर दोनों का टर्निंग इफेक्ट देखें तो इस एक्सिस के अबाउट ये फोर्स लाएगा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, और इस एक्सिस के अबाउट ये वाला फोर्स भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन लाएगा। सो दिस इज आल्सो क्रिएटिंग एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन एंड दिस इज आल्सो क्रिएटिंग एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। चलिए, अगर पूरी रॉड की जो लेंथ है, अगर पूरी रॉड की जो लेंथ है दैट लेंथ इज L, सो एक तरफ का डिस्टेंस मैं मानता हूं x, तो दूसरी तरफ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, L माइनस एक्स। सही कि नहीं भाई, अगर एक तरफ का एक्सिस ऑफ रोटेशन से मैंने डिस्टेंस माना x, तो दूसरी तरफ का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि पूरी रॉड जो है वो L लेंथ की है। सही है, ये भी कुछ टॉर्क जनरेट कर रहा है, वो भी कुछ टॉर्क जनरेट कर रहा है। अगर देखा जाए तो दोनों का टॉर्क ही एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। अगर दोनों का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं नेट टॉर्क विल बी इक्वल टू टाउ 1 प्लस टाउ 2। जितना टॉर्क इसने जनरेट किया और जितना टॉर्क इसने जनरेट किया, हमने दोनों को क्या कर देना है, यहाँ पर ऐड कर देना है। जैसे ही दोनों को ऐड करेंगे दिस बिकम्स F इंटू एक्स, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, प्लस दिस विल बी इक्वल टू F इंटू L माइनस एक्स। Solving it, we will get Fx plus Fl minus Fx। Fx से Fx कैंसिल, तो यहां पर नेट टॉर्क की वैल्यू किसके बराबर आ गई, Fl के बराबर आ गई। ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, जब भी किसी बॉडी पे कपल लग रहा हो, कपल मतलब दो एंड्स पे मैंने दो फोर्सेस लगाए, एक ऊपर तो एक नीचे, दोनों ऑपोजिट। दूसरी चीज, इन दोनों फोर्सेस का जो रोटेशन है वो सेम है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है, दोनों का रोटेशन सेम। तो नेट टॉर्क क्या हो जाना है, ऐड हो जाना है। हमने दोनों नेट टॉर्क को ऐड किया, ऐड करने के बाद फाइनल फॉर्मूला निकला F इंटू एल। अब ये जो F इंटू एल है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस है, दोनों फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस। देखो दोनों फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस कितना लग रहा है, L। तो आपको याद रखना है कि एक कपल की वजह से अगर टॉर्क निकाला जाए, एक कपल की वजह से अगर टॉर्क निकाला जाए, तो फोर्स लो, कोई भी एक फोर्स की वैल्यू उठाओ और मल्टीप्लाई कर दो दोनों फोर्सेस के बीच के डिस्टेंस से। ठीक है, अब हो सकता है कि बॉडी यहां पर बहुत बड़ी हो, ऐसी बॉडी हो, यहां पर ऐसी हो और यहां पर ऐसी हो, बॉडी बड़ी हो सकती है, लेकिन हमने इस पे क्या लगाया है,
कपल लगाया, उस कपल की वजह से फोर्स लगा F इंटू एल। अब यहाँ पर जो L है, ये L क्या होता है? दोनों फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस, दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही L होता है। एंड दिस इज द कपल विच इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम। तो आपको याद रखना व्हाट इज कपल। दोनों बोथ आर हैविंग अपोजिट डायरेक्शंस बट बोथ आर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, बोथ फोर्सेस, ठीक है, opposite directions but both are having same magnitude, both will provide same rotation, so net torque will be added. If the net torque is added, then the net force is F into L, force into the perpendicular distance between both the forces. ये एक फोर्स लगा, एक वो फोर्स लगा, दोनों के बीच में जितना भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस था अपन ने उसको कैलकुलेट किया और मल्टीप्लाई करते ही टॉर्क निकाल लिया। ठीक है, ये हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला होता है ड्यू टू ए कपल। फटाफट बताइए ये चीज क्लियर हुई कि नहीं, फास्ट। यस एवरीवन। चलिए, तो कपल के बारे में हमने बात कर ली। अब अपन चलते हैं इसके अंदर और थोड़ी सी बातें करते हैं इंपॉर्टेंट। लेट अस सी व्हाट इज हैपनिंग। कल अपन इसका रोलिंग मोशन स्टार्ट कर देंगे, या हो सकता है आज ही स्टार्ट कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां तक अपन को क्लियर होती है बात। एक इस पे छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आज जो फिनोमिना अपन ने पढ़े हैं उसका एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। लेट अस सी व्हाट इज हैपनिंग। चलिए, क्वेश्चन अपन को कह रहा है इफ ए डिस्क ऑफ मास, if a disk of mass 2 kg and radius 2 centimeter is rotating about the tangential, sorry, about the diameter axis, is rotating about the diameter axis with angular acceleration of 2 radian per second square, full stop. Calculate the torque acting on it. Calculate the torque acting on it. जो भी बच्चा कर सकता है हैंड रेज करके बताएंगे, और जितने बच्चों को नहीं आता तो ध्यान से देखेंगे कैसे करना। चलिए, ये मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम जानते हैं अगर एक डिस्क अपन को प्रोवाइडेड है तो इस डिस्क का जो सेंट्रल एक्सिस होता है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr²/2। चलिए, इसी डिस्क की अगर मैं डायमीटर एक्सिस की बात करूं तो ये रही डायमीटर एक्सिस, ये रही डायमीटर एक्सिस। पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हमने इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था जो कि आता था mr²/4। हमें क्वेश्चन में पहले पहचानना होता है, मैंने आपको बार बार रोटेशन के सवाल में एक ही चीज बताई है कि जब भी रोटेशन का सवाल आ जाए यू हैव टू फर्स्ट रिकॉग्नाइज दैट व्हाट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन्ड है दैट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज डायमीटर एक्सिस, मतलब डायमीटर एक्सिस के अबाउट बॉडी क्या करती है, रोटेट करती है। ठीक है, अगर इसको अपन अपना डिस्क मान ले, दिस इज द डिस्क, तो ये अपने डायमीटर के अलोंग क्या करेगी, रोटेट कर रही होगी इस तरीके से। एक सेंट्रल एक्सिस के अबाउट ऐसे भी रोटेट कर सकती है, लेकिन यहाँ पर ये डायमीटर के अलोंग ऐसे रोटेट कर रही है, इसके अलोंग ऐसे रोटेट कर रही होगी। चलिए, ये चीज अपन को प्रोवाइडेड है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हम डायरेक्टली यहाँ पर क्या ले सकते हैं, mr²/4 ले सकते हैं। m की वैल्यू 2 दे रखी है, r की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, मतलब 0.02 लेके इसका स्क्वायर कर देंगे और डिवाइड बाय 4 कर देंगे। सही है कि नहीं, सीधी सिंपल सी बात। जब अपन इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर निकलता है 2 इंटू 0. This becomes 4 divided by 4 divide by 100 and divide by 100, स्क्वायर कर दिया ना। तो मेरे पास यहां से आंसर क्या बना, 4 से 4 कैंसिल एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम्स आउट टू बी 2 इंटू 10 टू दी पावर -4, ठीक है, किलोग्राम
मीटर स्क्वायर। ये मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आ जाता है इस पर्टिकुलर डिस्क का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मेरे पास निकल के आ गया, हमसे पूछा क्या है, हमसे टॉर्क पूछा है, तो टॉर्क हमें निकालना है। अब देखिए टॉर्क के दो ही फॉर्मूले होते हैं, या तो मेरे पास होगा आर क्रॉस एफ, या तो मेरे पास होगा आई एल्फा। अब देखिए आर क्रॉस एफ में लगा नहीं सकता क्योंकि फोर्स की वैल्यू हमें प्रोवाइडेड नहीं है क्वेश्चन के अंदर, लेकिन हमें अल्फा की वैल्यू बिल्कुल प्रोवाइडेड है, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन हमें प्रोवाइडेड है, तो हम अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन को यहाँ पर पुट कर सकते हैं और आई की वैल्यू हमने निकाल ली। तो मेरे पास टाउ की वैल्यू क्या निकलेगी, आई, जिसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाइड बाय मैं क्या कर दूंगा अल्फा, और अल्फा कितना है 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से आंसर आएगा 4 × 10⁻⁻⁴, और टॉर्क है तो इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर, एंड दिस इज द टॉर्क विच इज एक्टिंग ऑन दिस पर्टिकुलर सिस्टम। ठीक है, तो याद रखना है टॉर्क विच इज एक्टिंग ऑन द पर्टिकुलर सिस्टम इज 4 × 10⁻⁻⁴ इंटू यूनिट क्या बनी न्यूटन मीटर। या देखा कैसे, सॉल्व कैसे किया, तो सबसे पहले आपने पहचाना दैट विच एक्सिस इज गिवन टू अस, कौन सी एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है। तो हमें सेंट्रल एक्सिस भी पता है, हमें टेंजेंशियल एक्सिस भी पता है, हमें डायमीटर एक्सिस भी पता है। हमें डायमीटर एक्सिस के बारे में दे रखा था तो पहले हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, फिर हमें टॉर्क निकालना है तो दो फॉर्मूले होते हैं आर क्रॉस एफ या आई अल्फा। आई निकाल चुके हैं, अल्फा गिवन है, पुट किया और टॉर्क की वैल्यू तुरंत कैलकुलेट कर ली। फटाफट बताइए ये चीज सबको क्लियर हुई कि नहीं। यस फास्ट एवरीवन। अब देखते हैं इसी क्वेश्चन को, ये सेम क्वेश्चन आपके एपीएमटी एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। मैं आपको बता रहा था ना कि दोनों फॉर्मूले को यूज कर लिया जाता है कभी कभार, तो अब अपन देखेंगे कि दोनों फॉर्मूले को कैसे यूज कर लिया जाता है। ध्यान से देखना और समझना। चलिए, तो यहां तक अपन ने टॉर्क तो निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक का मेथड अपन सबको समझ में भी आ गया। अगर इसी सेम क्वेश्चन में ऐसी एक लाइन और लिखी होती, और वो लाइन क्या है ध्यान से देखो, वो लाइन ये है, कैलकुलेट the force which is responsible for rotation, calculate the force which is responsible for rotation। मतलब रोटेशन के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा, वो बात अपन से कह रहा है। चलिए, तो कैलकुलेट द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशन के लिए अब अपन क्या कर देंगे, अब अपन इसी टॉर्क को जो कैलकुलेट किया वो निकाला और बराबर किसके कर देंगे, आर एफ के। क्यों आर एफ के बराबर कर देंगे, बिकॉज हमें प्रोवाइडेड है दैट फोर्स पूछा। अब हमने अभी तक तो पहले टॉर्क की वैल्यू निकाल ली, अब हम जानते हैं कि जो टॉर्क है वो आर एफ के बराबर होता ही है, तो यहां से मैं एफ की वैल्यू अगर निकालना चाहूं तो मैं टाउ बराबर फोर्स बराबर टाउ बाय आर करूंगा और डायरेक्टली मेरे पास वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से हमने दोनों चीजों को सॉल्व करने की कोशिश की। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं हमने किस तरीके से दोनों चीजों को सॉल्व करने की कोशिश की। हमने ये भी देखा कि किस तरीके से टॉर्क निकलता है बाय यूजिंग आई अल्फा। अब गिवन क्वांटिटीज पे डिपेंड करेगा कि आपको टॉर्क कैसे निकालना है। ठीक है, गिवन क्वांटिटीज पे डिपेंड करेगा कि आपको टॉर्क कैसे निकालना है। टॉर्क निकाल लिया तो हो सकता है वो आपसे फोर्स पूछ रहा हो, या कभी कभार वो फोर्स और आर की वैल्यू दे देता है और आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया या अल्फा की वैल्यू पूछ लेता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैन आस्क इन एनी सच वे, कैन बी आस्क्ड इन एनी सच वे, बट आपका पर्टिकुलर अप्रोच क्या होनी चाहिए कि पहले पहचानिए कि क्वेश्चन में दे क्या रखा है। क्वेश्चन में जो दे रखा है उसको एक बार लिख लिया ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है और उसको अप्लाई करके आंसर कैसे निकालना है। अप्रोच आपको क्लियर हो जाएगी। अब ये अप्रोच बिल्ड कैसे होगी, तो क्वेश्चंस को सॉल्व करके जितने ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे उतनी आपकी अप्रोच यहाँ पर स्ट्रांग होती जाएगी। इस चीज का आइडिया सबको होना चाहिए। चलिए, तो इस क्वेश्चन के बाद अब अपन चलते हैं आगे। ठीक है, लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन। पहले तो मुझे ये बताओ यहां तक सबको क्लियर हुआ कि नहीं। नहीं, किसी को कोई डाउट है तो हैंड रेज कर दो, इफ एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट। सिर्फ डाउट वाले बच्चे हैं। चलिए, नो डाउट, बहुत ही बढ़िया। आइए, लेट अस अंडरस्टैंड वन मोर थिंग इन। इसके बाद अगर यहां तक अगर क्लियर हो चुका है तो अपन एक और छोटी सी चीज देखते हैं और फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक अपना शुरू करते हैं। ये मेरे पास एक रॉड है, दिस इज अ रॉड ऑफ लेंथ, लेट अस सपोज ऑफ लेंथ एल।
इस रॉड पे मैंने टेंजेंशियली एक्सिस पे एक फोर्स लगाया, ये लो, ये मैंने इस पे एक फोर्स लगाया। अब जब मैं इस पे ऐसे फोर्स लगाऊंगा, रोटेशन किस पॉइंट के अबाउट होगा, तो रोटेशन यहां पर होगा, इसके अबाउट ये बॉडी ऐसे करके नीचे गिर जाएगी, लाइक दिस, ऐसे रोटेशन होगा। तो रोटेशन का पॉइंट कौन सा हुआ, ये वाला हुआ। नाउ माय क्वेश्चन इज टू कैलकुलेट द एंगुलर एक्सेलरेशन इन दिस क्वेश्चन। कैलकुलेट द एंगुलर एक्सेलरेशन। अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर मुझे एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना पड़े तो हम कैसे निकालेंगे? एंगुलर एक्सेलरेशन को निकालने के लिए हम जानते हैं टॉर्क बराबर होता है आर एफ या तो होता है आई अल्फा के बराबर। ठीक है, अब मुझे दोनों इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, या तो आई अल्फा भी यूज करेंगे, आर एफ भी यूज करेंगे। जैसे ही दोनों इक्वेशन को यूज करता हूं, देखिए यहां से यहां तक, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से यहां तक का डिस्टेंस कितना, एल, फोर्स कितना लगा, एफ, तो मेरे पास टॉर्क कितना आया, एफ इंटू एल। ये बराबर किसके हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू आई के बराबर। तो मैं इसको बराबर लिख दूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फा के बराबर। अल्फा की वैल्यू यहां से कितनी निकलती है, तो एफ एल बाय आई की वैल्यू निकल जाती है। अब ये एक रॉड है, इस रॉड का मास अगर एम दे रखा है, तो इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, हम जानते हैं इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम एल स्क्वायर बाय 3। पुट करो इस पर्टिकुलर इक्वेशन में, तो फॉर्मूला बनेगा एफ एल बाय एम एल स्क्वायर बाय 3, ऊपर चला गया, ये एक एल से एक एल कैंसिल, और अल्फा की वैल्यू यहां से बन जाएगी 3f बाय एम एल। दिस इज ऑल्सो वन क्वेश्चन विच हैज बीन आस्क्ड इन योर जेई मेंस एग्जामिनेशन। अब हम समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से हमारे सारे क्वेश्चंस चलते हैं, कैसे हमारी अप्रोच रहती है। ठीक है, आपने देखा कि जैसे ही इसका रोटेशन हुआ, तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, एक्सिस ऑफ रोटेशन को पहचाना। ये रहा मेरे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे ही मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन को पहचान लिया, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेशन होने के कारण हमने निकाला टॉर्क। और टॉर्क कैसे निकालते हैं, एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे ही निकाला, ये निकला एफ एल के बराबर, बराबर किसके कर दिया, आई अल्फा के। निकालना क्या था हमें, अल्फा की वैल्यू, अल्फा बराबर आ गया एफ एल अपॉन आई। अब इस पॉइंट के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जानते हैं, हमने पहले डेराइव कर चुका है, जैसे क्या होता है, एम एल स्क्वायर बाय 3 होता है। पुट किया यहाँ पर, उठाते पुट करने के बाद एल से एल कैंसिल हुआ, आंसर आ गया 3f बाय एम एल। सिंपल सा क्वेश्चन, आज इन योर जेई मेंस एग्जामिनेशन। कुछ नहीं है, वही सारी चीजें हैं जो हम क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। फटाफट बताइए ये चीज सबको क्लियर हुई कि नहीं, फास्ट रेज आंसर। तो फील लो बेटा, फील लेने की कोशिश करो क्या हो रहा है यहाँ पर। चलिए, अब अपन इस चैप्टर का अगला पोर्शन शुरू करते हैं, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी बात करने हैं। देखिए, हमने इस चैप्टर के शुरुआत में ये डिफाइन किया था कि रोटेशन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है, सर्कुलर क्या होता है, वाइब्रेशन क्या होता है, इन सब की बात अपन पहले कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों कर रहा हो तो क्या होगा, तो उस टाइप के मोशन को अपन बोलते हैं रोलिंग मोशन। क्या बोलते हैं, रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन में दोनों चीजें चल रही हैं, ट्रांसलेशन भी चल रहा है एंड साथ ही साथ रोटेशन भी हो रहा है। ट्रांसलेशन भी चल रहा है और रोटेशन भी हो रहा है। इस तरीके से ये मेरे पास एक बॉडी, जैसे आपके गाड़ी के टायर। अब ये टायर क्या करते हैं, तो टायर एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहे होते हैं, सही है। लेकिन जब टायर रोटेट करता है तो साथ साथ आगे भी जाता है। जब टायर रोटेट करता है तो साथ साथ आगे भी जाता है। इसका मतलब इस टायर का अगर सेंटर ऑफ मास देखा जाए तो ये रहा, इस टायर का सेंटर ऑफ मास देखा जाए तो ये रहा। अब सेंटर ऑफ मास के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। एंड इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है। इस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट को देखा तो ये रोटेट भी किया, और साथ साथ ये इस ऑब्जेक्ट को थोड़ी देर बाद देखूंगा तो ये यहां पर ऐसे पहुंच चुका होगा। दैट मीन्स ये रोटेट करता 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 यहां पहुंचा। साथ ही साथ ये ट्रांसलेशन मोशन भी शो कर रहा है, एंड साथ ही साथ ये रोटेशन मोशन भी शो कर रहा है। रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन को ही क्या कहते हैं, रोलिंग मोशन कहते हैं। तो देखिए, हमने पूरी फिजिक्स का अगर जायजा ले, तो शुरुआत में पहले अपन ने ट्रांसलेशन पढ़ा, फिर हमने सर्कुलर पढ़ा,
फिर हमने लॉज ऑफ मोशन पढ़ा, फिर वर्क पावर एनर्जी पढ़ा, और अब अपन क्या करने हैं, रोटेशन के अंदर ट्रांसलेशन और रोटेशन को मिक्स करके एक रोलर मोशन बना रहे हैं, विच इज नोन एज रोलिंग मोशन। मतलब आप सोच पा रहे हैं कि अगर हम एक भी चैप्टर मिस कर देते हैं बीच में से, तो हमें ये चीज क्लियर होने में थोड़ी दिक्कत होगी, सही है। लेकिन उसको कवर करने के लिए ऐसा करूंगा मैं कि जितने भी बच्चों का पिछला पार्ट छूट चुका है, किसी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने वो चीज अटेंड नहीं की या वो चीज वीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसको थोड़ा डिटेल में लेंगे। डिटेल में लेने के कारण अपन क्या देखेंगे कि जो फॉर्मूले बन रहे हैं उनका पूरा पूरा डेरिवेशन देखेंगे, ठीक है, और क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद। दिस विल बी योर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस रोटेशन मोशन, ठीक है। आज की क्लास के अंदर जिसको किसी को भी कोई डाउट है तो हैंड रेज करके बता दो, इफ एनीबॉडी इज हैविंग एनी डाउट। अदरवाइज हम आज की क्लास को यही खत्म करते हैं। रोलिंग मोशन जो है इसको पूरा पर्टिकुलर तरीके से कल से स्टार्ट करेंगे। आज सिर्फ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ही देखा है कि बॉडी रोटेट भी कर रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, और बॉडी का सेंटर ऑफ मास आगे भी मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से। इस टाइप के मोशन को रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन कहते हैं, एंड दैट इज ओनली नोन एज रोलिंग मोशन। चलिए, इफ एनीबॉडी इज हैविंग एनी डाउट देन रेज योर हैंड्स, अदरवाइज हम क्लास को खत्म कर दें।